हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू झारखंड वॉरियर। आशा करते हैं आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन कर रहे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर करंट अफेयर यानी कि कृषि का समसामयिकी। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, मैं बताता हूँ। अगर एग्रीकल्चर से आपसे सवाल पूछता है एग्ज़ाम में, तो आपको उसका करंट अफेयर्स भी पूछ देगा। और ये आप मान के चलिए, ये आपका 2023 और 2024 को कंपाइल करके बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आपको 18 से 20 ही करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। मैं आशा करूँगा कि अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, और जो फ़िलहाल जो घटनाएं घटेंगी मैं उसको कंपाइल कर दूँगा, है ना? तो आप इसमें ये देखिए कि आपको एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स यानी कि कृषि समसामयिकी में बहुत ही कम पढ़ना है। और बहुत कम पढ़ के आप आसानी से, मतलब आप 20 वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको 1 नंबर आ जा रहा है। क्या इससे आसान कहीं मार्क्स मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स यानी कि कृषि समसामयिकी समसामयिकी। आपको ये चीज़ विशेष ध्यान देना है कि मैं इसको भी बाइलैंग्वेज रखा हूँ। आप समझ रहे हैं, करंट अफेयर्स को बाइलैंग्वेज करना आसान नहीं होता है, लेकिन इसको भी मैं बाइलैंग्वेज किया हूँ ताकि हिंदी वाले या इंग्लिश वाले किसी को भी 1% का प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत आटा। आपको पता है मार्केट में एक नया आटा आया है जिसको हम लोग भारत आटा कहते हैं। गेहूं का आटा है। ये न्यू इनिशिएटिव है। ये किसका इनिशिएटिव है, यानी ये किसकी पहल है? ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप FPD सुने होंगे। FPD, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि उपभोक्ता मंत्रालय। खाद्य और सार्वजनिक वितरण किस मंत्रालय के अंदर आता है? यह आता है आपका उपभोक्ता मंत्रालय। ठीक है, चलिए देखते हैं ये इनिशिएटिव क्या है। तो जो नया आटा आया है ना मार्केट में, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि MRP उसका 27.5 रुपया पर किलो है। ठीक है, जो कि हमारा जो एवरेज आटा का दाम है मार्केट में, वो आपका 35 रुपीज़ 93 पैसा पर केजी है। ये एवरेज प्राइस है मार्केट में। तो आप बोलिएगा सर 93 पैसा कहाँ से देंगे? ये एवरेज प्राइस है सर। ठीक है, तो ये जो भारत आटा है उसमें क्या क्या मिला हुआ रहेगा? ये आपका देखिए, इस आटा में आपका राइस, व्हीट और पल्सेस, ये सब का मिक्सचर रहता है। ठीक है, मदर डेयरी, मोबाइल वैन्स, कोऑपरेटिव, ये सब भी रहता है ना? 10 kg और 30 kg। चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं। इसका अधिकतम खुदरा मूल्य 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत मूल्य 39.93 से कम है। आपको ये याद रखना है कि मार्केट में जो भी आटा बिक रहा है उसका MRP एवरेज क्या है? यह है मेरा एवरेज MRP। और जो भारत आटा है इसका प्राइस है 27.5 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, इस आटा में क्या क्या मिला हुआ रहेगा? इस आटा में हल्का चावल, गेहूं तो रहेगा ही, और थोड़ा दालों का भी मिश्रण रहेगा। ठीक है, मदर डेयरी, मोबाइल वैन, सहकारी समितियां आदि 10 किलो या 30 किलो वाला। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है, मेरा नहीं, ये सरकार का है। कृषि 24/7 यानी कृषि 24x7। ये क्या है? तो 24 घंटा सातों दिन फर्स्ट एवर AI पावर्ड सॉल्यूशन फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चरल न्यूज मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, सपोर्ट ऑफ गूगल। ठीक है, देखिए, जो कृषि मंत्रालय है वो google.org के साथ मिलके, ये google.org क्या है? गूगल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो कृषि 24/7 क्या है? ये गूगल ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन से स्वचालित कृषि सामग्री, स्वचालित यानी कि AI पावर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि, ये दोनों को मिला दिया है। कौन मिलाने का पहल किया है?
लाने का पहल किया है गूगल ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन से। ठीक है, ये क्या करेगा, ये कृषि समाचार की निगरानी करेगा, मतलब कब बारिश होने वाला है, कब सूखा पड़ेगा, कब आप फसल काट लीजिए, है ना। ये पहला, दुनिया का ये पहला एआई संचालित संसाधन है। अब समझिए, मतलब एआई संचालित संसाधन कृषि में इंटीग्रेट करने वाला ये पहला है। इसमें हुआ क्या है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृषि के साथ मिला दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, इनको तो हम लोग सबको ही जानते हैं, पहचान रहे कौन है ये है हमारे एम एस स्वामीनाथन। का नाम है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, क्या हुआ इनको, इनका देहांत हो गया है, इनका निधन हो गया है। ये कौन थे, ये आपके भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। आपको तो पता ही होगा कि एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना गया है। आपका होमवर्क ये होगा कि आपको ये बताना है कि भारत में हरित क्रांति कब आया। ये तो मैं आंसर लिख दिया। भारत में हरित क्रांति कब आया ये आपको बताना होगा। चलिए, ये तो मैं बता दिया। आप ये बताइए ना कि इंडिया में अगर हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन, तो वर्ल्ड लेवल पे कौन थे, वर्ल्ड लेवल पे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किन्हें कहा गया है। ये आपका होमवर्क है। और आपको जवाब कहाँ देना है, मैं बार बार कहता हूँ, आपको जवाब झारखंड वॉरियर के यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये आपका पूसा 44 क्या है, ये धान का एक वैरायटी था। ठीक है, जिसको पंजाब सरकार बैन कर दिया। पंजाब सरकार क्या किया, पंजाब सरकार बोला कि जो पूसा 44 है ना, इसको बैन कीजिए। ऐसा क्यों बैन किया, तो आप ये सुने होंगे न्यूज़ चैनल में कि जब धान होता है पंजाब में, तो जो पराली जलाते हैं ना, यानी कि धान, जैसे धान काट दिए, तो धान काटने के बाद जो उसका ज़मीन पे हल्का हल्का होता है, मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, ये धान है, आप यहाँ से काटते हैं धान को, तो ये जो नीचे वाला है ना, इसको जलाना पड़ता है। तो इसको जलाने से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है और दिल्ली में पूरा कोहरा छा जाता है, होता है ना। देखिए, इसको, इससे निपटने के लिए क्या किया गया है, पूसा 44 जो धान की वैरायटी है इसको बैन कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पूसा 44 जो धान का वैरायटी था ना, इसको लगाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। यानी कि अगर इसको आप आज लगाए हैं तो 120 दिन, 150 दिन, इतना दिन में ये तैयार होता था। यानी कि आपको ये कटिंग होने के बाद जो नीचे बच जाता है ना, इसको ख़त्म करने के लिए समय नहीं मिलता था। इसलिए पूसा 44 को पंजाब सरकार ने बैन कर दिया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पंजाब सरकार ने किस धान की वैरायटी को बैन किया, आपका सिंपल आंसर पूसा 44। ठीक है, देखिए, तो आपको पूसा 44 के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ये धान की एक किस्म है जिसे 1993 में आईसीएआर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इस धान की वैरायटी जो पंजाब सरकार अब जाके बैन लगाए हैं, ये बना कब था, ये बना था मेरा 1993 में। कौन बनाया था, बनाने वाले थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चलिए देखते हैं आगे। अगला है मेरे पास दीकरा प्लेटफॉर्म। ये क्या है, ये देखिए, जहाँ भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आ गया तो समझिए वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये क्या है, ये है मेरा जलवायु अनुकूल कृषि में डेटा, यानी कि डेटा इन क्लाइमेट रिसाइलेंस एग्रीकल्चर। टीकरा का फुल फॉर्म क्या होगा, टी से डेटा, सी फॉर क्लाइमेट, आर फॉर रिसाइलेंस, ए फॉर एग्रीकल्चर। एग्जाम में सवाल इससे ऐसे पूछता है कि डीकरा शब्द में सी से आप क्या समझते हैं, डीकरा शब्द में सी का क्या मतलब है। ऑप्शन दे देगा क्लाइमेट, कमेटी, कमीशन, ऐसे कुछ दे देंगे आपको, क्लाइमेट। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, ये सब जो फुल फॉर्म है ना, इसको आप लोग एक बार ज़रूर से गो थ्रू कर लें। देखिए, आप सब कुछ को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी को एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर आप इसको देख लें, तो एग्जाम में आपके माइंड में क्लिक कर ही जाएगा ना। देखिए, ये क्या है, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी
एंड द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, यूएनडीपी और नाबार्ड, ये दोनों मिलके एमओयू साइन किए। ये मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसको आप लोग एग्रीमेंट समझिए, समझौता। देखिए डीकरा क्या है, सबसे पहले आपको डीकरा का फुल फॉर्म, इसको काटिए। डीकरा का फुल फॉर्म आपको यही याद करना होगा, डेटा इन क्लाइमेट रिसाइलेंस एग्रीकल्चर। इसका हिंदी करके याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछ देगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो डीकरा का फुल फॉर्म आप इंग्लिश में ही याद कीजिए, डेटा इन क्लाइमेट रिसाइलेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और नाबार्ड ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो डीकरा प्लेटफॉर्म आपको पता चल गया। आइए देखते हैं आगे। अब हमारे पास है किसान ऋण पोर्टल। ये तो सबको ही पेपर में पढ़े ही होंगे कि ये है क्या। देखिए मैं बताता हूँ। किसान ऋण पोर्टल किसानों को क्रेडिट कार्ड केसीसी, आपको पता है केसीसी का शुरुआत कब हुआ था? बताइए, ऑप्शन में दूं? 1999, 1998? बताइए दोनों में कौन सा है? किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल, किसान ऋण पोर्टल। किसान ऋण पोर्टल क्या है? ये किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। मान लीजिए आप किसान हैं, ठीक है, और आप खेती कर रहे हैं, आप कुछ सामान खरीदे सरकार से, सरकार से सामान खरीदे तो उसका जो कैशबैक आएगा ना, यानी कि जो सब्सिडी आने वाला है, वो कहाँ आएगा? वो आपका आएगा किसान क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड है ना, वो रुपे कार्ड होता है। देखिए मार्केट में 3-4 प्रकार के कार्ड हैं, जैसे वीजा, रुपे, मास्टर, अमेरिकन स्टैंडर्ड, जैसे बहुत से प्रकार के कार्ड हैं, लेकिन ये जो रुपे है वो इंडिया का है। वीज़ा, मास्टर कार्ड ये सब अमेरिका का है। ठीक है, तो जो किसान ऋण पोर्टल हमें क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं वो आपका रुपे कार्ड है। मैं फ़ोटो क्यों बनाए हूँ आपको पता है? ताकि आप अगर फ़ोटो को भी ध्यान से देख लेना तो आपको पता चल जाएगा ये क्या, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे। आगे मेरे पास है उपज। उपज क्या है? ये फ़ोटो ये फ़ोटो लिया गया है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का वेबसाइट से। ठीक है, देखिए उपज क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि सांख्यिकी के लिए एकत्रित पोर्टल नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। उपज क्या है? यूनिफाइड, आपको सबसे पहले फुल फॉर्म याद करना होगा। आप कुछ कीजिए नहीं कीजिए, फुल फॉर्म याद कीजिए। फुल फॉर्म क्या है उपज का? यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक। हिंदी में भी यही याद करना पड़ेगा, क्या कीजिएगा, हिंदी में याद करना पड़ेगा आपको, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक। एग्जाम में पता है सवाल कैसे पूछता है, मैं बताया ना, बोल देगा उपज, उपज में पी का क्या मतलब है? पब्लिक, प्राइवेट, पोर्टल, पॉलिसी, क्या है? तो पोर्टल। तो ऐसे एग्जाम में सवाल पूछते हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये आपका लॉन्च कौन किया है? नीति आयोग। ये भी आप याद कर लीजिएगा। आपको इस पेज से ये याद करना है उपज का फुल फॉर्म, और इसको लॉन्च कौन किया है? तो लॉन्च किए हैं नीति आयोग। ठीक है, नीति किया गया। आइए देखते हैं आगे। इंटांजिया, ये न्यूज़ में है, ये क्या है? देखिए इंटांजिया ऐसा दिखता है, ये दवा है, बेहतर सुरक्षा का वादा। ठीक है, यह है क्या? यह बैसिलस सबलिस्टिया से तैयार एक जैव कवकनाशी फसल सुरक्षा उत्पाद है। मैंने आपको खरपतवार पढ़ाया था, याद है? तो जो कवक का नाश करता है, यानी कि जो फंगस का नाश करता है, मान लीजिए मकई लगाए हैं और मकई में आपका फंगस लग गया, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? पे आप इंटेंजिया का छिड़काव करेंगे। ठीक है, यह आपका कवकनाशी है। एग्जाम में पूछा इंटांजिया क्या है, तो आपको बस कवकनाशी याद करना है, कवकनाशी। ठीक है, ये तैयार कैसे होता है? ये बैसिलस सबलिस्टिया से तैयार किया जाता है। ये थोड़ा डीप हो जाएगा, अगर एग्जाम में इस लेवल का सवाल पूछे तो थोड़ा डीप हो जाएगा, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं,
लेकिन करंट अफेयर्स है ना, एक सवाल पूछेगा, अब ज़्यादा टफ तो नहीं पूछना चाहिए, सिंपल से ऐसे पूछ दिया कि इंटांजिया क्या है, बताइए, तो आप क्या बताएंगे, ये आपका फंजीसाइड है, यानी कि कवकनाशी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे। आगे है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग। ये क्या है, ये फार्मिंग देख रहे हैं, ये आपको क्या लग रहा है, ये पूरा पाइप है, पीवीसी यानी कि प्लास्टिक का पाइप है, और पाइप में पानी डाल दिया गया है। ठीक है, मतलब बिना मिट्टी का पौधों को उगाना तो हम लोग हाइड्रोफोनिक कहते हैं, सिर्फ पानी से, और पानी में ही सारा जो भी न्यूट्रिएंट रहता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, अच्छे से लिख देता हूँ, लोगों को थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगा, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब है। इसी जो पानी है ना, इसके अंदर, ये पाइप के अंदर पानी, उस पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम डाल दिया जाता है, और उस पर जगह जगह छेदा करके पौधा लगा दिया गया। अब क्या होगा, अब इन पौधों को, जड़ों को जो भी पोषक तत्व है वो पानी से मिल गया, पानी तो मिल ही रहा है, और सनलाइट ऊपर से आ ही गया। इसको मिट्टी बिना बिना मिट्टी के जो फार्मिंग हुआ उसको लोग हाइड्रोफोनिक फार्मिंग कहेंगे, हाइड्रोफोनिक खेती कहेंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। हाइड्रोफोनिक एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें पारंपरिक मिट्टी को, देखिए, हाइड्रोफोनिक एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें पारंपरिक मिट्टी को माध्यम के रूप में उगाए, उपयोग किए बिना पौधा उगाना शामिल है। कि इसमें हम लोग, नॉर्मली हम लोग पौधा कैसे उगाते हैं, जाके खेत में रोप दिए, हो गया, लेकिन बिना मट्टी का खेती करना हाइड्रोफोनिक कहलाता है। देख रहे हैं साइंस कितना आगे जा रहा है, बिना मट्टी का खेती कर दे रहा है। इसके बजाय पौधों पौधों की खेती पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में की जाती है, जिसमें आवश्यक खनिज और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। एक चीज जो मैंने भी समझाया कि जो पानी है, पानी में डाल दिए पोषक, जड़ से खींच लिया, ये पादप अपना पोषक तत्व बढ़ रहा है। तो हाइड्रोफोनिक, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। हाइड्रोफोनिक इज ए मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक that involve growing plants without using, ठीक है, treated plants are cultivated in nutrient rich water solution allowing them to receive essential minerals directly from the water। okay, next, ये है गुची मशरूम। मशरूम देख रहे हैं, ये मशरूम है, इस मशरूम का नाम है गुची मशरूम। ये न्यूज़ में क्यों है, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गुस्सी मशरूम है, मशरूम कवक का श्रेणी में आता है, ये फंगस का श्रेणी में। हमने फंगस के बारे में थोड़ा पहले क्या पढ़े थे, इंटांजिया, फंजीसाइड, कवकनाशी, टांजिया, दवा पढ़े थे ना। अब हम लोग कवक को पढ़ते हैं कि गुच्ची मशरूम भी एक कवक है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, गुच्ची मशरूम की खेती व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती है, तब कॉमर्शियल से खेती तो नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय वे केवल कुछ क्षेत्र जैसे कि कांगड़ा घाटी, जम्मू कश्मीर, मनाली, हिमाचल, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रहा है और जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, पहाड़ों पर, हिमालय का श्रेणियाँ पर, ठीक है, वहीं पे ही गुच्ची मशरूम होगा। देख रहे हैं कैसा दिख रहा है ये मशरूम। तो कांगड़ा घाटी, जम्मू कश्मीर, मनाली, हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में बर्फबारी के बाद जंगली रूप में उगते हैं। इसका खेती नहीं किया जा सकता, ये खुद ब खुद उगते हैं। और कहाँ उगते हैं, जम्मू कश्मीर, मनाली, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी, ये सब में। ठीक है, और कब उगते हैं, जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है, जंगल में ये आप उग जाते हैं। तो गुची मशरूम देख लिए। एग्जाम में पूछेगा गुची मशरूम कहाँ पाया जाता है, तो देगा आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लगाइए आंसर। यूरिया गोल्ड, ये क्या है, ये यूरिया का एक नया प्रकार है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च यूरिया गोल्ड, जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, तो मैं हिंदी में भी समझाऊंगा।
a new variety of urea during the event in Rajasthan. यूरिया गोल्ड इज न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया कोटेड विद सल्फर. ठीक है. प्रधानमंत्री ने हाल ही में राजस्थान में, मानिए आप मान के चलिए कि राजस्थान में एक सभा हो रहा था जहाँ पे मोदी जी ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया. यूरिया गोल्ड क्या है? एग्जाम में आपसे पूछे यूरिया गोल्ड क्या है, आप ये बताइएगा. यूरिया गोल्ड है ना, तो इसमें सल्फर का कोटिंग किया हुआ रहता है. यूरिया गोल्ड सल्फर से लेपित यूरिया की एक नई किस्म है. मार्केट में एक नया यूरिया आ गया, मोदी जी ने लॉन्च किया तो मार्केट में एक नया यूरिया आ गया जिसका नाम क्या है? यूरिया गोल्ड. ये करता क्या है? इस यूरिया में सल्फर का भी कोटिंग होता है. पौधों को जो सल्फर चाहिए वो इस यूरिया में ही मिला दिए. लीजिए. ठीक है. यूरिया गोल्ड में आपको याद रखना है इसमें सल्फर का कोटिंग होता है. सल्फर युक्त यूरिया को यूरिया गोल्ड कहेंगे. इसको लॉन्च कौन किए हैं? इसको लॉन्च किए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी. देखते हैं आगे. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. ये मैं एक सवाल पूछा था आपसे, मैं गलत नहीं हूँ तो एग्रीकल्चर जब पढ़ा रहे थे ना तो उसमें हम सवाल पूछे थे. होमवर्क था आपका कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस ईयर को कहते हैं. ऑप्शन में था 2023 और 2024. तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि एग्जाम में पूछेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया गया. तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया. ठीक है. बाजरा ऐसा दिखता है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023. देखते हैं आगे. आगे हम लोग देखेंगे मुलेठी. मुलेठी क्या है? देख रहे हैं कुछ दिख रहा है, ये लकड़ी का कटा हुआ टाइप का दिख रहा है ना? मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश. एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मुलेठी की खेती कहाँ की जाती है. सिंपल सा हिमाचल प्रदेश, और आपको कुछ नहीं जानना है. आप ये फोटो देख लीजिए और समझिए यही मुलेठी है. इसका खेती कहाँ होता है? इसका खेती होता है हिमाचल प्रदेश में. फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी इज हिमाचल प्रदेश. सिंपल. आइए देखते हैं आगे. देखिए नैनो डीएपी ये क्या है? ये बोतल देख रहे हैं, तो लॉन्च कौन किया है? देखिए नाम लिखा हुआ है IFFCO. इंडिया का पहला नैनो फर्टिलाइजर है ये. नैनो डीएपी नैनो फर्टिलाइजर है, मतलब बहुत छोटा छोटा कण रहेगा. तो लॉन्च कौन किए हैं? तो अमित शाह जी लॉन्च किए. तो लॉन्च किए हमारे गृह मंत्री क्या, अमित शाह. इन IFCO नैनो डीएपी प्लांट. और कहाँ लॉन्च किए हैं? ये लॉन्च किए हैं कलोल, गांधीनगर, गुजरात. इसको आप ऐसे याद कीजिए ना कि अमित शाह लॉन्च कहाँ करेंगे? सबसे पहले अपने ही राज्य में करेंगे ना. उनका राज्य कौन सा है? गुजरात. गुजरात में लॉन्च किए. गुजरात में अहमदाबाद के बाद सबसे फेमस जगह कौन सा है? जहाँ गांधी जी रहते थे, गांधीनगर. मतलब कैपिटल यही ना है, गांधीनगर ही है ना गुजरात का. तो ये समझ कि अमित शाह जो है वो इफको का, IFFCO का नैनो डीएपी प्लांट कहाँ लॉन्च किए हैं? गांधीनगर, गुजरात. ठीक है. डीएपी का नाम आपको पता ही है, मैं बताया हूँ, कल ही बताया था. डाई एमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर है. ठीक है. तो अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में, ये कलोल एक जगह का नाम है. तो कलोल कहाँ पड़ता है? कलोल आपका गांधीनगर में पड़ता है. एग्जाम में पता है क्या पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि नैनो डीएपी प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया. आप क्या बताइएगा? गांधीनगर में. ठीक है. डीएपी का फुल फॉर्म मैं बता दिया हूँ, डाई अमोनियम फॉस्फेट. आइए देखते हैं आगे. फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स, किसान का संकट सूचकांक. जैसा कि हम सबको पता है किसानों में काफ़ी संकट है. किसान लोग बहुत परेशान हैं, बहुत प्रोटेस्ट करते रहते हैं, है ना, क्योंकि उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, भी परेशान है. तो किसानों का संकट सूचकांक जारी करने वाला भारत पहला देश है. ठीक है? किसान संकट सूचकांक नामक एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, यानी कि कब आपका बारिश होगा,
कब आप खेती कर लीजिए, कब आप धान लगा लीजिए, कब आप फसल काट लीजिए। इसके लिए किसान संकट सूचकांक नाम की एक इंडेक्स जारी की। यह आपका प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है और भारत इसको लॉन्च करने वाला पहला देश है। यानी कि इस टाइप का पूरे समस्त संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे फार्मर का डिस्ट्रेस के किसानों का संकट सूचकांक जारी किया जाता है। इकलौता भारत ही है, ठीक है। और ये सूचकांक कौन जारी करेगा? तो जारी करने वाला होगा CRIDA, इडा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। आगे है न्यूट्री गार्डन, ठीक है। न्यूट्रिशन रिच क्रॉप, रेसिडेंशियल हाउस, आवास घर हो या उसके आसपास पोषक तत्वों से भरपूर फसल। मान लीजिए आसपास घर है पूरा और बीच में कहीं जगह खाली, ठीक है। तो लक्षद्वीप एक ऐसा जगह है जहाँ पे न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट जारी किया गया। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो गार्डन होते हैं, जो पार्क होते हैं, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पौधे बिकेंगे बस। लेकिन लक्षद्वीप क्या किया? लक्षद्वीप ऐसा गार्डन बनाए हैं जो न्यूट्रिशन रिच है, जहाँ पे पोषक तत्वों से भरपूर फसल उगाए जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ होंगे? जो आवासीय घर हैं उनके आसपास वैसा बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि न्यूट्री रिच गार्डन कहाँ बनाया गया। न्यूट्री रिच गार्डन, न्यूट्रिशन रिच गार्डन कहाँ बनाया गया? अब क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा न्यूट्री गार्डन परियोजना लक्षद्वीप में चलाया जाए, ठीक है। आपका लक्ष्य है न्यूट्रिशन गेन करने का, लक्ष्य लक्षद्वीप, याद हो गया ना। ये देखते हैं आगे। ये देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये क्या होता है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती। इट वॉज ओरिजिनली प्रमोटेड बाई एग्रीकल्चरिस्ट एंड पद्मश्री रिसेप्शन सुधा। आपसे ये पूछेगा कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जारी करने वाले कौन है। आप इसमें अमित शाह या मोदी जी नहीं लगाएंगे, जीरो बजट है, ठीक है। कौन है वो आपका सुभाष पालेकर है। इसे मूल रूप से कृषक या पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था। इसमें होता क्या है, ये देखिए, 4 स्टेप हैं। आपको एग्जाम में ये चारों स्टेप नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आपसे सिंपल सा पूछेगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का प्रचार किसने किया। आपका जवाब होगा सुभाष पालेकर, ठीक है। ऐसा करते हैं, क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वेरी मच, साइनिंग ऑफ। अगर आपको चाहिए इसका पार्ट 2, देखिए एग्ज़ाम का डेट अगर बढ़ेगा ना तो पार्ट 2 तो मुझे लेके आना ही होगा, मैं पार्ट 2 जरूर लेके आऊँगा। बस एग्ज़ाम का डेट तो आगे बढ़ने दीजिए। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ।